अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वशत के प्रोग्राम के इब्तिदा में हम कहेंगे आपसे बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपको विश करते हैं आज नया दिन के हवाले से। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है मेरी बहन के महक असलम। जनाब आपको नया दिन बहुत मुबारक हो, क्योंकि ताजरों के लिए भी नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों? क्योंकि हाँ। वैसे तो यूटर्न किसी और के हवाले से मशहूर है, लेकिन सिंध हुकूमत ने लिया इस दफा यूटर्न पे अमल कर और दिया। कैसे लिया यूटर्न? वो ऐसे कि सूबाई हुकूमत ने जो मार्केट्स के औकात हैं उन पर अपना डिसीजन वापस लिया है। पहले ये था कि रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की हामी भरी थी और बड़े इसमें खुश हो गए थे ना, आप भी खुश हो गए थे। अब मैं 10 बजे ज्यादा देर तक हम शॉपिंग कर सकेंगे, लेकिन हुआ उसके बरक्स अब ऐसा नहीं है ना जनाब, क्योंकि फिर जो है अब ये 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए हुक्मनामे पर कराची पुलिस ने भी फुर्तियां दिखाई हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 बजे दुकानें बंद करा दी। उधर कोरोना जो है वो जनाब इस तरीके से लोगों को हिट कर रहा है बुरे तरीके से कि जो इसकी शरह है उसमें इजाफा होता हमें नज़र आता है। क्योंकि अगर इम्तिहान दिया जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। ये मैं निकम्मों की बात कर रही हूँ। पप्पू पास हो गया वो ऐसा कि हुकूमत पास कर देगी। ये फैसला बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम बैठक में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए हुआ है। वैसे क्या ही नस्ल निकलेगी ना, खुदा की कसम। इंजीनियर्स निकलेंगे, पुल बनाएंगे ऐसे ज़बरदस्त, डॉक्टर्स निकलेंगे हमारे, वो ऐसे ऑपरेशन करेंगे। जो फेल भी हो रहा है वो भी पास होगा, तो आगे तो अल्लाह ही खैर है ऐसे स्टूडेंट्स का। मतलब देखिए कि अगर कोई फेल हो रहा है आप उसे इजाफी नंबर देके पास करें, गलत है ये। देखें अगर अच्छा, आप होती इस सेटअप में और आपको मिल रहा होता तो फिर भी ना देखें। वैसे ये चीज़ ये है कि क्या बात, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम नाफिज किया गया, तो एटलीस्ट आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, कुछ तो तैयारी हुई होगी। तो ये कह देना, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि पासिंग नंबर आप ले लें, लेकिन ये कह देना कि अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको आप पासिंग नंबर दे देंगे, रियायती नंबर देकर अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ये गलत है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो उसके वार भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक दिन में मजीद 78 मरीज दम तोड़ गए हैं और इस तरह मजमूई अमवात 26,865 हो गई है। 2,580 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह अगैन 5.44% रही है। तो कल जो थी आज उससे 1% मजीद 1.1% मजीद ज़्यादा हुई ना। और जब ये हम बात करते हैं ना ज़्यादा की, तो इसमें बहुत ज़्यादा ना अहली कैमरे के उस पर बैठे लोगों के, क्योंकि ना तो खुद को वैक्सीनेट करवाते हैं, ना समाजी फासले का ख्याल रखते हैं। बाज़ारों में आप चले जाएं, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करी, कोई भी शहर आप पाकिस्तान का ले लें, वहाँ पर बाज़ारों में ऐसे रश होता है जैसे अगर आज नहीं गए जाएंगे तो पता नहीं अल्लाह जाने कि कल क़यामत आ जाएगी या क्या होगा। इसीलिए फिर हुकूमती ऐसे डिसीजंस नज़र आते हैं, कभी 10 बजे कभी सख्त हो जाते हैं और फिर ये अवाम की इसमें नाअहली भी होती है। क्योंकि देखिए हुकूमत हर तरह से आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। मैं सिर्फ सूबाई हुकूमत की बात नहीं कर रही, हर तरह से हुकूमत जो ना आपके साथ खड़ा होने को राजी नजर आती है। तो फिर आप क्यों राजी नहीं नजर आते हुकूमत का साथ देने में? लेकिन एक बंदा राजी हो गया चेयरमैन के लिए, वो है रमीज राजा। जी हाँ, के राजा रमीज राजा जो है वो बिला मुकाबला पीसीबी के बन गए हैं नए चेयरमैन। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, खिलाड़ियों को पैगाम दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जी वर्ल्ड कप का आगाज भारत को हरा के करना है। टीम की तश्कील पर कप्तान से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। जितनी भी चहमगोइयाँ हो रही थी वो कल दम तोड़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी कप के स्क्वाड पर जितनी बहस पाकिस्तान में हुई कहीं भी नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कह दिया है गालियाँ खाने नहीं आए। अच्छा वैसे एक बात, सॉरी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कोई उन्हें गालियाँ दे रहा है या नहीं? ये हम इस पे आगे चल के बात करेंगे। मैं आपको अलग से बताऊंगा। जी मैं आपको अलग से बताऊंगा आपको कि उनको कैसे पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि गालियां खाने नहीं आया, तनकीद भी नहीं सुनेंगे, वो तनकीद भी नहीं सुनेंगे और तामीरी जवाब देंगे। ये भी वाज़ेह कर दिया कि एक अच्छी चीज़ उन्होंने की, वो ये कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के मुआवज़ों में 1 लाख रुपए इजाफा होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पिक ऑफ दी स्लॉट थी इस पूरे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये थी कि जनाब आली, जिनको वो हमेशा से कहते थे कि वी नीड फॉरेन कोचेस, उसका उन्होंने पहली किस्त तो हमने देख ली। पावर हिटिंग सिखाने के लिए आएंगे ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर जो हैं वो बॉलर्स की लाइन और लेंथ ठीक करने आएंगे। वर्नन फिलेंडर वाज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स, एक जगह पे बॉल करने वाले, और मैथ्यू हेडन तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है।
तो नए चेयरमैन के प्लान्स और गैर मुल्की कोचेस पर हम प्रोग्राम में करेंगे तफसीली बात। आगे बढ़ते हैं, तफसीली बात यानी बिल्कुल डिटेल में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस लेजेंड की कि जब जब उनका नाम हमारे जहनों में आता है ना, तो एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी शक्ल हमारे जहनों में भर जाती है जो कि हमेशा मुस्कुराती हुई, मुस्कुराहटें बिखेरती हुई हमें नज़र आ रही हैं। सालों से अनगिनत लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटों का सबब बने रही ये शख्सियत, जिनकी बातें घरों में, हर एक घर में, पाकिस्तान, इवन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी वो खुशियों का सैलाब लेकर आए, जिनके चुटकुलों ने ना जाने कितने गमज़दा अफराद को कुछ देर के लिए उनका गम भुलाने पर मजबूर कर दिया, जो अपने जूनियर्स के लिए बाप का किरदार भी अदा करते रहे, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स और शख्सियत के बायस सबके पसंदीदा रहे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब की मैं बात करी, जो कि इस वक्त शदीद बीमार हैं, सख्त अलालत में मुब्तला है, उनकी तबीयत संभल नहीं पा रही और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिस पर अब विफाकी हुकूमत उनकी भरपूर मदद कर रही है। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सूबाई हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है और ये बताया जा रहा है कि उमर शरीफ के इलाज के लिए वीज़े की राह हमवार हो गई है, जल्द वो अमरीका रवाना हो जाएंगे। उनकी जो अहलिया है ज़रीन गज़ल, उन्होंने समाज से गुफ्तगू में बताया है कि उमर शरीफ की सेहत काफ़ी बेहतर है और याददाश्त खोने की जो ख़बरें हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे में कि कोई बीमार होता है ना, तो ऐसी ऐसी ख़बरें आ जाती हैं सोशल मीडिया पर और फिर लोग उस पर यकीन भी करते हैं। तो प्लीज़ हर खबर जो सोशल मीडिया पर आती है वो यकीन के लिए नहीं होती है और उम्मीद ये की जा रही है जनाब कि आज उन्हें वीज़ा भी मिल जाएगा, एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी हो जाएगा। हम गुज़श्ता कई दिनों से फैसल उमर शरीफ साहब के बारे में बात करें, हमारी दुआ ये है कि बहुत जल्द अल्लाह पाक इन्हें सेहत कामिला अता करे और हम बहुत जल्द वापस उन्हें अपनों में देखें, उन्हें हम स्क्रीन पर देखें, इस जगह पर बैठे देखें, उसी तरह से मुस्कुराते बिखेरते देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जिसको कहना शख्सियत नहीं, एक इदारा है और इसके लिए हम नया दिन के प्लेटफॉर्म से भी दुआ करते हैं और जितने देखने वाले हैं उनसे भी ये दस गुजारिश करते हैं कि उनके लिए दुआ ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शदीद गर्मी फिर बरसात। कराची वालों तैयार हो जाओ, यानी कल बहुत गर्मी थी, कहा यह जा रहा है कि 3 दिन तक मजीद ऐसे ही जो है मौसम गर्म रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए बारिश है, ठंडा मौसम है, पकौड़े शकोड़े खाएंगे, चाय भी पियेंगे। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज के मुताबिक 14 से 16 सितंबर कराची में पारा रहेगा 40 डिग्री। लेकिन तसल्ली, थोड़ी सी तसल्ली, अगली खबर सुन ले। 17 सितंबर की शाम से कराची में नया मानसून सिस्टम आने का इम्कान भी है। बादलों का नया सिस्टम कितना मजबूत होगा, कितने दिन बारिशें होंगी और क्या सिर्फ ये होगा कि जौहर में बारिश होगी, खुदादात में बारिश नहीं होगी, या फिर ये होगा कि पूरे कराची में बारिश होगी, इसलिए हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो टॉप स्टोरीज हमने आपके सामने रखी। एक दफ़ा फिर से हम बात करते हैं उस फीवर की जो कि जब चढ़ता है तो उतरने का नाम नहीं लेता। जी, क्रिकेट फीवर की मैं बात करूँ, लेकिन क्रिकेट के मैदान में बड़ी तब्दीलियाँ बिला मुकाबला जो चेयरमैन पीसीबी की सीट पर बैठे, अब जैसे फैसल ने भी बताया कि उन्होंने कहा जी ना वो तनकीद बर्दाश्त करने आए हैं, ना वो गालियां खाने आए हैं, तो जनाब उनके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा टास्क जो है उनके जिम्मे अब मुझे लगता है कि उनके जिम्मे है। फैसल बिल्कुल उनके जिम्मे टास्क है और खिलाड़ियों को उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके अलावा कौन कौन सा नया जो है वो टीम का मेंबर जो है वो आ रहा है, इस सब पे हम मिर्जा इकबाल बेग जो है ना वो भी हमारे से भी बात करेंगे। लेकिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी ही दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें दावे भी किए, वादे भी किए और करारे जवाब भी दिए। हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं एक और दबंग शख्सियत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग भाई। मिर्जा भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको और महक को भी जो है वो सुबह बखैर। थैंक यू। सुबह बखैर उन लोगों की कैसी हुई होगी सर कि जिनको पैगाम दिया है रमीज़ राजा साहब ने? किसको दिया है? वैसे मैं गालियाँ खाने नहीं आया और जो है मैं तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें किसको पैगाम दे गए वो? फैसल, कल उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने मीडिया को भी बताया है, जो लोग तनकीद करते हैं उनको भी बताया। गालिबन उनका इशारा सरफराज नवाज की तरफ था, जिन्होंने बड़ी तनकीद की रमीज राजा के चेयरमैन बनने से पहले, और उसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों को भी पैगाम दिया है, कप्तान को भी पैगाम दिया है। हालांकि
टेस्ट क्रिकेट में रमीज राजा की सिर्फ 2 सेंचुरियां थी, लेकिन वनडे इंटरनेशनल मैचों में उनकी 9 सेंचुरियां थी। तो लगता ये है कि कल उन्होंने जो बैटिंग की है वो वनडे इंटरनेशनल मैचों के बैट्समैन की तरह बैटिंग की है और उन्होंने हर एक को पैगाम दिया है। फ्रंट फुट पर आकर कल खेले हैं रमीज राजा और बड़ा अग्रेसिव, बड़ा जारहाना अंदाज था। मैंने इतने चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, लेकिन कल रमीज राजा ने जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लग रहा था कि उनको पूरी आशीर्वाद हासिल है वजीर आजम हाउस की, जिन्होंने उनको कहा है कि जाकर कुछ करो, और इसीलिए वो डिसीजन लेने आ रहे हैं। कल पहले ही दिन उन्होंने डिसीजन ले दिया कि जी 2 गैर मुल्की जो है वो वर्नन फिलेंडर और उनके अलावा मैथ्यू हेडन पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता होंगे वर्ल्ड कप के लिए आर्जी तौर पर, और उसके अलावा उन्होंने 1-1 लाख रुपए रिटेनरशिप में बढ़ाने का ऐलान किया। कल जो उन्होंने फैसले किए, ऐसे लग रहा है कि बहुत तेजी के साथ वो अभी पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं फैसल। अच्छा मिर्जा भाई, मुझे ये भी फिर जानना, जैसे गैर मुल्की कोचेस का जिक्र हुआ, तो ये जो वक्त है ये क्रिकेट की सूरत हाल को देखते हुए बड़ा नाजुक वक्त है हमारे लिए, तो ये 2 गैर मुल्की कोचेस कितने फ़ायदेमंद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए साबित होंगे? टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा मेगा इवेंट भी आ रहा है। फिर बाद लोग यही कह रहे हैं कि ये डिसीजन बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है, ना ही हेडन को ना ही फ्लेंडर को। लेकिन रमीज राजा का, जो कि पहले भी मैंने आपके शोज में कहा है, उनके जहन में एक विजन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग जो है वो गैर मुल्की कोच ही बेहतर तौर पे कर सकता है। इससे पहले जब 2003-04 में रमीज राजा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उस वक्त वो बॉब वुल्मर को लेकर आए थे, जब शहरयार खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका विजन यही है कि गैर मुल्की कोचेस को लाया जाए। आपने सही कहा महक कि ये फैसला जो है वो बैकफायर भी हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद तो यकीनन मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच का तकर्रुर किया जाएगा। अच्छा मिर्ज़ा भाई, बात यह है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, आपको बॉब वुल्मर याद होंगे जिनका बहुत अच्छा टेन्योर गुजरा, लेकिन रिचर्ड पाइबस याद होंगे जिनका बिल्कुल भी अच्छा टेन्योर नहीं गुजरा था। इसके अलावा सवाल ये बनता है कि आप बिल्कुल फॉरेन कोचेस लाएं, लेकिन जिनको जो टास्क दिया गया ऑब्वियसली वर्ल्ड कप ही होगा, तो वर्ल्ड T20 से पहले क्या इतना टाइम है कि सिंक हो जाएंगे हमारे प्लेयर्स फॉरेन कोचेस के साथ? क्या ऐसा टाइम है कि मैथ्यू हेडन अपनी जो अग्रेशन है वो हमारे बल्लेबाजों में डाल सके? वो बल्लेबाज जो अर्ली 2000 ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं, जो 2021 की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, तो क्या इतना टाइम है हमारे पास? और क्या वर्नन फिलेंडर हमारे बॉलर्स की वो लाइन लेंथ पे काम कर पाएंगे? बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है फैसल आपने, क्योंकि वक्त बहुत कम है। इसके बाद 14 और 15 अक्टूबर को 13 या 14 अक्टूबर को 2 T20 मैचेस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर पाकिस्तानी टीम जाकर 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। तो लगता ये वक्त बिल्कुल कम है, और एकदम से रमीज ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते रहे। वक्त बहुत कम है, मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी, आपने बिल्कुल सही कहा, हेडन अग्रेशन नहीं ला सकते और फ्लेंडर जो है वो फास्ट बॉलर्स को इतना नहीं बता सकते। अब देखते हैं होता क्या है, लेकिन कल रमीज ने फैसल ये इशारा किया है कि एक पाकिस्तानी कोच भी अटैच होगा इस टीम के साथ, और आज जो खबर आ रही है कि ये दोनों कंसल्टेंट की हैसियत से आएंगे, मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर। तो इसका वो क्या लगता है, सकलैन होंगे? लगता यही है, क्योंकि वहाँ स्पिन विकेट्स हैं और स्पिन बॉलिंग कोच की अशद ज़रूरत होगी, और सकलैन को अभी आर्जी तौर पर हेड कोच बनाया है, तो लगता यही है कि सकलैन मुश्ताक जो है वो साथ जाएंगे। आप देखें फैसल, भारत ने 5 स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ की विकेट्स, और चूंकि IPL अभी हो रही होगी, IPL के फौरन बाद वर्ल्ड कप होगा, तो विकेट्स वैसे ही जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएंगी, और वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार साबित होने की तवक्को की जा रही है। ठीक है, अच्छा अब आपने बात की ना, तो अब ज़रा हम इस पे भी बात कर लेते हैं। अब रमीज राजा से हटके ज़रा स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आते ही कह दिया है कि जी हम अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ करेंगे भारत को हरा के। ठीक है, तो ये उन्होंने कोई बड़ी बात तो नहीं कर दी है मौजूदा फॉर्म को इंडिया की देखते हुए?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक जो होता है ना कि हौसला देने वाला, घर का सबसे बड़ा जो शख्स होता है वो हौसला देता है। हालांकि वो समझता है ग्राउंड रियलिटीज को कि है क्या, क्योंकि आपको पता है फैसल, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अब तक जो 6 मैचेस खेला है 6 के 6 हारा है, और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो 7 मैचेस खेला है 7 के 7 हारा है। तो अब रमीज हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे हैं भारतीय टीम अच्छी है, उनको एडवांटेज होगा, क्योंकि IPL हो रही है वर्ल्ड कप से पहले मुत्तहदा अरब अमारात में, तो वहाँ भारतीय क्रिकेटर जो है वहाँ की कंडीशन से हम आंग होंगे, वहाँ की पिचेस से हम आंग होंगे, जिसका उन्हें एडवांटेज हासिल होगा। ठीक है मिर्जा भाई, बेहद शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे। और डेली जो इसमें हमारे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता है क्रिकेट, वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी तफरी है जिससे हर कोई जुड़ा हमें नजर आता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वैसे आपको याद होगा कि एक वक्त था जब कौमी शनाख्ती कार्ड का हुसूल इंतहाई मुश्किल था। नादरा ऑफिस के बाहर लोगों का रश ही रश होता था। अब उसमें बदनज़मी होती थी तो एहतजाज भी देखने को मिलता था। लगता कुछ यूँ था कि शनाख्ती कार्ड बनवाना या अपडेट कराना कुछ जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, इंतहाई मुश्किल है। लेकिन वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब मुश्किलात के बजाय आसानियां पैदा हो रही हैं, और ऐसी आसानियां के तारीफ करने पर हम मजबूर हो गए हैं। जिद्दत आ रही है जनाब, नादरा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर सहूलियात दी जा रही हैं। हाल ही में नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार की है। दुनिया भर में पहली बार पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत शनाख्ती कार्ड बनवाने के प्रोग्राम में मोबाइल पर लाइव बायोमेट्रिक के हुसूल के साथ तस्दीक भी हो सकेगी, यानी सब कुछ घर बैठे आपको बड़ी आसानी से मिल रहा है। यही नहीं, नादरा की जानिब से बैंकिंग सिस्टम के लिए इनकलाबी सहूलियात फराहम की गई है। अब बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खज्जल ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अंगूठों के निशान की तस्दीक करें और बैंकिंग सहूलियात इस्तेमाल करें। इन इनकलाबी इक़दामात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी जाता है चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पहले मेगा सेंटर बनते हैं, शनाख्ती कार्ड के हुसूल का तरीका फिर आसान बनाया जाता है, स्मार्ट कार्ड जो है उसको मुतारिफ कराया गया, और अब हमने देखा कि नई जिद्दत आई, ये कि मोबाइल ऐप। नादरा के इस कामयाब सफ़र का जितना क्रेडिट आपको जाए कम है। मैं चाहूँगी ये जो पूरा सफ़र था इससे मुतालिक आप हमें ब्रीफ करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें मेरे से ज़्यादा मेरी टीम का हिस्सा है, और हम नादरा के तमाम एम्प्लॉयज़ एक फ़ैमिली की तरह काम करते हैं। आपने सही सफ़र बताया। शनाख्ती कार्ड हमने कागज़ से स्टार्ट किया 1973 में, 1973 में, फिर उसके बाद प्लास्टिक कार्ड बने 1980s में, फिर उसके बाद जो है टेस्लिन बेस्ड एक मटेरियल होता है रिफाइंड प्लास्टिक, उसमें बने। 2012 में चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड का इजरा हुआ, और अब हम अगले साल इंशाल्लाह डिजिटल आईडी की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल आईडी की तरफ तैयारी करने के लिए अब मोबाइल ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। मोबाइल ऐप्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए होती हैं, स्पेसिफिक सर्विस के लिए, जबकि प्लेटफॉर्म जो है वो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि जैसे ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, उसमें ट्रैक बिछाए जाते हैं, फिर जिसकी मर्ज़ी जिसने जिधर जाना है जिस ट्रेन में बैठ जाए। तो हम प्लेटफॉर्म बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी तश्कील दिया है कि उसमें जितने बैंक्स आएंगे वो अपने अपने ट्रैक्स पे जहाँ जो सर्विस देनी है वो दे सकेंगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन शनाख्ती कार्ड में जो पाक आईडी मोबाइल ऐप हमने तैयार की है उस पर दुनिया भी हैरान है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक्स का हसूल था वो मुश्किल था। उसके लिए आपको विज़िट करना पड़ता था। देखें, अमेरिका में भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, कनाडा में भी, और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आपको ऑफिस जाना पड़ता है अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए, इवन रिन्यू कराने के लिए, लाइसेंस वगैरह भी। लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि ऐसी टेक्नोलॉजी पे रिसर्च नहीं हुई थी कि आपका लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है वही आपका बायोमेट्रिक एक्विजिशन डिवाइस बन जाए जो बायोमेट्रिक्स ले सकता है।
हम बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं 2 किस्म के, फिंगरप्रिंट स्कैन लेते हैं और डिजिटल फोटोग्राफ लेते हैं। तो उस पर हमने एल्गोरिदम लिखा हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, और विद इन 2 मंथ्स काफ़ी ब्रेक थ्रू हुई। उसको हम टेस्ट कर रहे हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के ऐप्स पे, कि नाइकॉप और पीओसी बनवाने के लिए जो बाहर से लोग अप्लाई करते हैं, उस पे हम टेस्ट करेंगे 3 माह, और उसके बाद फिर अगर सक्सेसफुल टेस्टिंग होती है तो उस डेटा की बेस पे हम ओपन कर देंगे आवाम के लिए भी उसको। ज़बरदस्त। मलिक साहब, ये तो चलें, ये डिटेल होगी। ज़रा बैंकिंग सिस्टम के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बैंकिंग सिस्टम के लिए जो इनकलाबी कदम उठाया गया है वो भी काबिल तारीफ़ है। उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह से एक शख्स घर बैठे बायोमेट्रिक की तस्दीक करवा सकेगा। जी, जब ये हमने ब्रेक थ्रू कर लिया और दुनिया में पहला मुल्क बन गए कि जो फ़ोन से बायोमेट्रिक्स ले सकता है, तो इसको फिर हमने ऐप की बजाय प्लेटफॉर्म में तश्कील दिया कि न सिर्फ बैंक बल्कि टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनीज, टेलको कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और इवन यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नई एप्लीकेशन बनाते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ राब्ता करें और फिर हम उनके लिए ट्रैक्स बिछाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो रियासती इदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके गवर्नर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि तारिक, हमारे पास 5-6 बैंक्स जो हैं वो फ़ौरन तैयार हैं आपकी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शहरी जो हैं उनको जाना पड़ता है बैंक बायोमेट्रिक तस्दीक करने के लिए। फिर इसी तरह बैंकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने के लिए भी मुश्किलात होती हैं, वो भी लेके जाते हैं, फ़ोटो कापियाँ करवाते हैं। तो 5 बैंकों के साथ हमने इस प्लेटफॉर्म को खोला है। इस पे वो जो मनी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, अकाउंट एक्विजिशन भी कर सकते हैं, और जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है उसके लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग के लिए ये एक इनकलाबी कदम है। और यही टेस्टिंग अगले 3 महीने तक इन 6 बैंकों के साथ रहेगी। फिर मेरे पास बाकी भी बैंक्स और टेलको कंपनीज और इवन फाइनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के कंपनीज भी आ रही हैं, राब्ता कर रही हैं, तो इसको हम खोलेंगे। तो हुकूमत फर्स्ट टाइम ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, जहां हुकूमत ने एक वैल्यू क्रिएट की है और प्राइवेट सेक्टर उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके और अपने प्रोडक्ट बनाएगा। दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इनोवेशन एक्चुअली, जो कि कम हुकूमतें करती हैं। अच्छा सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि अब ज़रा क्योंकि NIC जो है वो एक आम आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो एक लेमैन को ज़रा ये बताइएगा, उसके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि वो घर पे बैठा है और वो ये सोच रहा है कि यार दफ्तर भी जाना है और काम पे भी जाना है और फला ढिमका इतने सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन अब मुझे लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कबौल लोग ये करते हैं कि रात में जाके जो है वो सेंटर जाते हैं। मुझे रात में जागने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मोबाइल है और इस मोबाइल पे बैठे बैठे मैं शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकता हूँ, ये भी मुमकिन हो गया। ठीक ठीक। अच्छा, उसके लिए उसको 2 चीज़ें चाहिए, एक कंप्यूटर और एक मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर पे वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ अकाउंट क्रिएट करेगा। उस कंप्यूटर पे उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी कि ये वही बंदा है जो क्लेम कर रहा है कि ये वही है, तो वो उसको अकाउंट बनाने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर वो एप्पल स्टोर पे जाएगा, iTunes पे जाएगा या गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा और पाक आईडी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा, जिसमें वो एल्गोरिदम लिखा हुआ है जो कि उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स को उस अकाउंट के साथ मुंसलिक कर लेगा जो उसने वेबसाइट पे बनाया हुआ है। हमें ये 2 जगहों पे क्यों उसको लेके जाना पड़ा, क्योंकि ये नेशनल डेटाबेस है। हम जितनी भी अब एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें 2 प्रिंसिपल्स का ख्याल रख रहे हैं, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन और सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट, कि ताकि सिक्योर हो और उसका डाटा उसी की दस्तरस में रहे और उसी के इस्तेमाल में रहे। तो इस वजह से ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ ऐप पे आप नहीं आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते, पहले आपको वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और अपने क्रीडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर वो क्रीडेंशियल्स आप
ऐप में डालेंगे और फिर घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे, अपने बायोमेट्रिक्स अपलोड कर सकेंगे और पे भी कर सकेंगे उसी फ़ोन से शनाख्ती कार्ड की फ़ीस। तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। फिर जैसे ही आपको ट्रैकिंग में नंबर मिलेगा तो आपको 4-5 किस्म के स्टेटस के अपडेट वक्तन फ़वक्तन आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है, अब कार्ड प्रिंट हो गया, अब कार्ड मेल हो गया, और फिर जब आपने रिसीव कर लिया तो अब आपने कार्ड रिसीव कर लिए। ये तमाम वैलिडेशन चेक्स हैं जो ये मुमकिन बनाते हैं कि वो काम जो एक ऑफिस में होता है नादरा के, वो आपके घर में हुकूमत आपकी दहलीज पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है और आप खुद अपने डेटा के मालिक होंगे और आप खुद ये एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है तारिक मलिक साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, और बड़ा ही महफूज जो है वो ये इनकलाब है और इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची की बात करेंगे जहां बहुत सारे मसले हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्ट्रीट क्राइम्स, मसाइल में घिरे कराची वाले अब नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगे हैं। हालिया सर्वे से पता चला है कि तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं दिमागी जो बीमारियां हैं और उनकी जो दिमागी सेहत है वो मुतासर होने लगी है। तो प्रोग्राम में आज इसी मामले पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कराची वाले सोचते क्या हैं पहले ये सुनिए। कारोबार आजकल तो आप देख लें, आप कारोबार नहीं है बिल्कुल। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं। एक तो घरेलू प्रॉब्लम है, ऊपर से लॉकडाउन है, ठीक है, काम कारोबार है नहीं, बेरोजगारियां फैल रही हैं, तो लोग अपने घर की टेंशन भी, बच्चों की टेंशन लेके रोडों पे जब निकलते हैं तो रोडों का उससे बुरा हाल होता है। बंदा सोचता है कि मैं बाहर भी निकल के क्या करूँ, किधर जाऊँ, किस साइड पर जाऊँ, किधर जाके टक्कर मारूँ अपनी। इस कराची शहर के लोग कहाँ जाएँ? इस वक्त 2 साल हो गए हैं, लोग मारे सरप्लस लोगों ने कर दिए हैं, बेरोजगारी की इंतहा है। आप अक्सर लोगों को देखें रोडों से चलते हुए लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक्सीडेंट की जो एवरेज है वो बढ़ गई। जॉब लगती है, फिर जॉब करते हैं, फिर बोलते हैं निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर सीवियाँ दो, ये दो, बेरोज़गारी आपके सामने। लाइट चले आती है, उसमें ही बंदा कॉल करे, फिर 10-10 घंटे बाद लाइटें आती हैं। सड़कें देखो, हमारे टायर पंचर हो जाते हैं, 2-2, 3-3 सौ रुपये, 4-4 सौ रुपये हमारे टायरों पे लगते हैं। हम अपना मोबाइल छुपा के घर जाते हैं कि यार मोबाइल ना चोरी हो जाए हमारा। हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, ये लोगों के जज्बात, उनके तासुरात। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कारवान हयात इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर के CEO ज़हीरुद्दीन एम बाबर साहब ने। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची की सूरत हाल पर जब हम बात करें, बड़ा अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि लोग दिमागी तौर पर अब जो हैं परेशानी के बजाय डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए हैं। लोगों की मेंटल हेल्थ से मुतालिक जो ये रिसर्च सामने आई है, सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। क्या नंबर्स आए हैं कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी और स्पेशली कितने फ़ीसद कराची वाले नफ्सियाती मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ के ऊपर अभी तक कोई ऑथेंटिक रिसर्च तो हुई नहीं है। एक WHO की 2009 की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक किसी भी सोसाइटी में one in 4 in any सोसाइटी किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी जगह के ऊपर और मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में प्री पेंडेमिक जो नंबर्स एक्सपर्ट सामने लाते थे वो ये था कि 34% जो कराची की पॉपुलेशन है सिर्फ वो किसी न किसी तरह मेंटल इलनेस का शिकार है। पोस्ट पेंडेमिक तो ये नंबर तकरीबन कोई 40% तक चला गया है, जिसके मुताबिक कराची में तकरीबन कोई 20 लाख के करीब लोग ऐसे हैं कि जो किसी न किसी तरह मेंटल इलनेस का, डिप्रेशन से लेकर और बाकी जो मेंटल इलनेसेस हैं उसका शिकार हैं। लेकिन नंबर से ज़्यादा जो चीज़ काउंट होती है वो हमारे रवैये भी हैं। हम लोग किसी भी मेंटल इलनेस को, नफ्सियाती बीमारी को बीमारी नहीं समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली कारवान हयात में जो जिस किस्म के मरीज़ हमारे पास आते हैं और जिस किस्म के रवैये हम देखते हैं वो ये है कि लोग किसी भी जो डिप्रेशन है या एंजाइटीज़ है या जो भी मेंटल इलनेस शुरू होती है उसको लिंक कर देते हैं जिन भूतों से और जादू टोने से। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो तकरीबन 10 जगह से ख़राब होकर, परेशान होकर
और आखिरी जो उनकी होती है हालत उनके अंदर, वो हमारे पास पहुंचते हैं इलाज के लिए। हमारा स्लोगन ये है कि मेंटल इलनेस किसी भी एक फिजिकल इलनेस की तरह एक इलनेस है और इसका इलाज मौजूद है। तो आपको किसी भी इंसान को कोई अगर तकलीफ है, कोई डिप्रेशन का शिकार है या कोई चीज़ है, तो एक्सपर्ट्स के साथ हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं सर कि अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करें, ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है, मुआशी हब भी है, बड़े शहर में यकीनन मसाइल भी बड़े ही होते हैं। शायद यही वजह है कि तकरीबन 20 लाख लोगों की जो दिमागी सेहत है बेहतर नहीं है। बिल्कुल, देखिए 3-4 चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जो मेंटल इलनेस कराची में ख़ास तौर से बड़े शहर में बढ़ रहा है। सबसे पहले आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गारी है, स्ट्रीट क्राइम्स की हालात हैं, बिजली बाज़-औक़ात नहीं होती है, पानी के मसले हैं, एक जो महंगाई का एक सिलसिला है वो तो अपनी जगह के ऊपर है, जो हम सबको पता है। पिछले 2-3 साल के अंदर जो महंगाई हुई है, पहले एक अच्छी नॉर्मल फैमिली 25,000 रुपये में शायद अपना गुजारा कर लेती थी, अब उनके लिए 50,000 रुपये में भी वो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं कि जो मेंटल इलनेस की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि देखिए डिप्रेशन और एंजाइटी या जो नफ्सियाती बीमारियां शुरू होती हैं, इसको शुरू के अंदर अपने अच्छे रवैयों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके पॉजिटिव रवैयों के साथ इसको बेहतर किया जा सकता है। ज़िंदगी में एंजाइटी बहुत ज़रूरी है। हम सुबह उठ के दफ्तर जाते हैं, काम पे जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, ये एंजाइटी बहुत अच्छी एंजाइटी है। इस एंजाइटी की वजह से ये एंजाइटी आपको मजबूर करती है कि आप अपनी टाइमलाइन अचीव करें, अपने प्रोजेक्ट्स की कोई टाइमलाइन है, ऑफिस जाएं। लेकिन यही एंजाइटी अगर ये डिप्रेशन आपको प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहता है तो फिर वो इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि हम जैसे बात करें कि महंगाई, बेरोज़गारी, स्ट्रीट क्राइम्स तो चलें आपको डिप्रेशन में मुब्तला करते ही हैं, लेकिन ऐसे हालात में जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके प्यारे हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वो किस तरह से अहम किरदार अदा कर सकते हैं? हाँ, देखिए मेंटल इलनेस के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर है हम पाकिस्तानियों का, वो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है। हमारे पास जो गवर्नमेंट का सोशल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, जहाँ पर हम फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कारवाने हयात में हम जो अपने जो मरीज़ हैं और जो बाकी लोग हैं, हमारा जो यूनिकनेस है वो रीहैब प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम फैमिली साइको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज़ को, जिसके अंदर फैमिलीज़ को ये बताया जाता है और फैमिलीज़ को ये सिखाया जाता है कि वो अपने जो मरीज़ हैं या जो लोग हैं उनको किस तरीके से घर में हैंडल कर सकते हैं। बहुत ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपकी बड़ी अहम काविश है साहब। उनके इलाज पे कैसे तवज्जो हो सकती है। थैंक यू सो मच, मेरे साथ मौजूद थे। और मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अहम है, और इसलिए क्योंकि मेंटल इलनेस से पहले का ये स्टेप है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आप इलनेस की तरफ जाएंगे ही नहीं। खैर, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह काफ़ी काबिल हैं, और जनाब उन्हीं की महारत की आज हम बात करेंगे। अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि कराची के तलबा ने पेट्रोल पर चलने वाली कार को इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील कर दिया है। निजी इंस्टीट्यूट के तलबा ने मेहरान कार को कम लागत में बरकी कार में तब्दील करने का कारनामा सर अंजाम दिया है। अब पता है, वैसे ही मेहरान जो है वो हमारी ऐसी हैवी ड्यूटी गाड़ी है, मतलब कि उन इलाकों में भी हमने मेहरान देखी है जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती, लोग तो बेस कैंप लेके चले आते हैं। खैर, अब इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट में एक इनकलाबी पेशरफ्त है। हमारे तालिब इल्म हैं गुलाम मोहम्मद लोहार, अहमद ज़हीर हुसैन, सैयद मोहम्मद हसनैन रिजवी, मुबश्शिर हुसैन शिराजी, मोहम्मद अता मुस्तफ़ा, शहीर आरिफ और सुमैर बासित शाह। इन्होंने अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर आबिद करीम की निगरानी में
बिजली से चलने वाली गाड़ी के लिए बैटरी पैक और मोटर सिस्टम तैयार कर लिया है। क्या ज़बरदस्त इनोवेशन उन्होंने की है। तो क्यों ना जिन्होंने इनोवेशन की है अब उनसे हम बात कर लेते हैं और उनको जो है हमने अपने शो में आज मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद होंगे गुलाम मोहम्मद, हसनैन रिजवी और मोहम्मद अताल मुस्तफ़ा। आप तीनों जनाब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपके पीछे हम वो कार भी देख रहे हैं, शाहकार देख रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो शुरू करें, जरा अपना सफर हमें बताएं। फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी को, ऑल्दो हमारे पास अब हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, बट फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में तब्दील करना, ये साइंस कैसे लगाई आपने, जरा बताएं। मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा, बेसिकली आपको पता है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो डे बाय डे इनकी जा रही है और एक नॉर्मल पर्सन के लिए पेट्रोल अफोर्ड करना हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करें कि इस इशू को हम रिजॉल्व करवाएं। और फैसल, जो हम ये दिखा भी रहे हैं माशाल्लाह, जो गाड़ी है शाहकार जिसे आपने नाम दिया, अब वैसे ये जा सकती है नॉर्दर्न एरियाज में? ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा सकती है। जी अच्छा, ठीक है, हमारा राब्ता भी बहाल हो गए। अच्छा, हम दोबारा से सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो सफ़र था, इस सफ़र का आगाज़, और सेकेंड ये कि ये ख्याल आया कैसे कि पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी को आपने इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील करना है? बेसिकली ये एक जैसे आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो है वो पेट्रोल अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो हमने अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर आबिद करीम के साथ मिलकर ये आइडिया सेलेक्ट करा, क्यों ना हम जो है इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार तैयार करें। तो बेसिकली हमने इसमें जो है ना एक 3 किलोवाट की हमने जो है ना BLDC मोटर यूज़ करी है और हमने इसमें जो है ना लीफो 4 बैटरीज़ के सेल्स यूज़ करें, जिसकी मदद से हमने 22S का पूरा एक बैटरी पैक तैयार किया है। ये बेसिकली बैटरी पैक तैयार किया है जिसको जो है हमने मोटर कंट्रोलर के ज़रिए डिफरेंशियल के साथ हमने इसको अटैच करा है। और ये हमने बेसिकली सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है एक्सपेंस का। तो अब जाहिर सी बात है हर नॉर्मल पर्सन के लिए इतनी एक्सपेंसिव और हाइब्रिड कार जो है अरेंज करना ज़्यादा ही मुश्किल होता जा रहा था, तो हमने इसलिए मेहरान का इंतखाब करा और हमने ये कार डिज़ाइन करी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी जो घर पे बैठा है उसके देखने के लिए कि आपने 2 इनोवेशन इसमें किए हैं। एक तो बैटरी पैक, यानी कि जो आम बैटरी होती है उसको रिमूव करके आप ये वाले बैटरी पैक लगा दें, और दूसरा मोटर सिस्टम। ये दोनों इनोवेशन है, राइट? इसी तरह की बात है। जी मैं चाहूँगा कि ये आप ज़रूर बताएं कि हमारे यहाँ जो हाइब्रिड कार्स के हवाले से कहा जाता है कि जी वो एक लिमिटेड स्पीड तक चलती हैं, तो इसकी मैक्स स्पीड क्या है? जी, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी। नॉट बैड। अच्छा, और ये भी मुझे बताएं कि एक बार जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक पे, तो फिर वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक पे रहेगी, या फिर ये सहूलत भी है कि व्हेनेवर यू वांट, अगर आगे चल के पेट्रोल सस्ता हो जाए कि चले जी अगर इलेक्ट्रिक पे मुझे 50 से ऊपर अब जो है वो स्पीड मारनी है, तो मैं अब दोबारा उसको जो है वो कन्वेंशनल मोड में ले आऊँ? जी, इसमें मैनुअली सिस्टम कंबस्शन इंजन इसका अपना लगा हुआ है। आप चाहते हैं तो आप इसको अपने कंबस्शन इंजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो आपके दोस्त भी आपके साथ हैं, हम चाहेंगे कि हम इनसे भी बात करें। जी। तो मैं ये इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी गुलाम मोहम्मद से कि जैसे मेरी जो गाड़ी है, मेहरान नहीं है कोई और है, तो मैं अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील करना चाहती हूँ। कितना खर्चा आएगा और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जैसे मेहरान के लिए तो बड़ी आसानी थी, या बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरह से ये मुमकिन है सारा प्रोसेस? जी, बेसिकली ये सारे जितने भी स्मॉल सेगमेंट कार्स हैं सबके लिए ये बिल्कुल आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसकी किट्स भी बना के भी दे सकते हैं। जितनी भी स्मॉल कार्स हैं, सिटी कार्स, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इस पे खर्चा जो है 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है कन्वर्जन पे। अच्छा, यानी कि एक मेहरान गाड़ी या फिर एक छोटी गाड़ी और उस पर 2.5 से 3 लाख कन्वर्जन जो है वो आपको तकरीबन अच्छा, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि चले एक तो आपकी चीज़ हो गई ना फ्यूल वाली, कि फ्यूल महंगा है, तो लेकिन आपने जैसे मुझे 2.5 से 3 लाख इसकी कन्वर्जन रेट बताई है। कोई भी सस्ती से सस्ती गाड़ी मैं उठाऊँ 4 लाख 5 लाख की, उसमें मैं ये करूँ 2 से 3 लाख, तो मेरे लिए क्यों ये फीजिबल हो कि मैं इस तरफ आऊँ कन्वर्जन करके 7-8 लाख रुपए में, बजाय इसके कि मैं एक कन्वेंशनल गाड़ी ले लूँ? देखिए, बेसिकली जो इसमें हमें अगर 1000 रुपये का फ्यूल हमारा खर्च होता था ना कंबशन इंजन में, तो इस पर हम 100 रुपीज़ की क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे हम उतना ही ट्रैवल कर रहे होंगे। अच्छा।
यार ये ज़बरदस्त ये इलेक्ट्रिक कार्स जो आती हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी महंगी हैं। ये हमने इस सेगमेंट को टारगेट करा है जो स्मॉल कार्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली फ्यूल का मसला उन्हें ही आता है। जो महंगी गाड़ी लेते हैं उन्हें फ्यूल की इतनी वो टेंशन नहीं होती। ओके तो अभी आपका ये प्रोजेक्ट है और ये सक्सेसफुल रहा है, आपने टेस्ट रन किया है, इसमें कोई ग्लिचेस तो नहीं आई हैं? कितने किलोमीटर्स आपने गाड़ी को चलाया, कैसा रहा ये टेस्ट रन? जी, इसको हमने टेस्ट रन करा है। ये जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड है उस पर हमने इसको अबाउट 100 किलोमीटर्स की टेस्ट ड्राइव की है, और वो भी 5 पैसेंजर बिठा के की है। तो उस पर हमें कोई इस पर मसला नहीं आया। इनिशियली थोड़े से मसले आए थे, लेकिन हमने उनको रिफाइन कर दिया है। यार मेहरान में आपने पहले तो 5 बंदे बिठाए कैसे? एक तो ये भी बात है ना, 2 आगे 3 पीछे, पतले पतले होंगे ना। हाँ ऐसे ही था, ऐसा ही होगा फिर, ऐसा ही हो सकता है मेरे ख्याल से। मेहरान गाड़ी 2 आगे और 3 पीछे बैठे थे। चले अच्छा, और आखिरी में जो हमारे भाई बैठे हैं उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे अब ये बताएं कि ये करने के बाद आपको रिस्पांस कैसा आया, और लोगों ने क्या आप लोगों से रब्ता किया है कि जी अब हम भी कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं इसको? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कह रहा मैं जैसे अभी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे होते थे अभी बहुत टाइम पहले ही, तो उसी में हमें जब हम जाते थे बाहर तो लोग पूछ रहे होते थे कि ये आपने क्या लगाया हुआ है, कैसे कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिक में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब तक का फीडबैक हमारा बहुत अच्छा रहा, और बहुत सारे ज़्यादातर लोगों ने हमारे पास कॉल्स वगैरह डेली बेसिस पे आ रही हैं, और हमसे वो यही पूछ रहे हैं कि क्या इसकी कॉस्ट आएगी चेंज होने में, और क्या ये फिजिबल है कराची के उससे हमारे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर किसी भी मार्केट में, तो उसमें ये देखा जाए कि फिजिबिलिटी है उस शहर के अंदर। तो कराची में आपको पता है मेहरान फिजिबल कार रही है शुरू से ही, तो अब तक का हमारा बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, और लोग हमसे डेली बेसिस पे पूछ रहे होते हैं कि क्या कॉस्ट आ रही है, किस तरीके से कन्वर्ट होगी। तो अभी हमारे तक का बहुत अच्छा सफर रहा है। हाँ, और ये जो आपने बात की ना शहर के लिए फीजिबल, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पर भी एक्सप्लेन करें, स्पेशली कराची जहाँ पे आपको वेरी सॉरी टू से हर किलोमीटर पे एक ना एक कोई पॉट होल और हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई गड्ढा मिल रहा होता है। तो इस पे मैं चाह रहा था, और प्लस ये भी इसके साथ ऐड कर दीजिएगा कि अगर कोई 45 डिग्री एंगल 20 डिग्री एंगल का रोड है तो उस पर ईजीली गाड़ी जो है वो चलाई जा सकती है वाली। बिल्कुल, जैसे कहना में इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं जो इनकी मोटर्स लगी होती हैं, इनमें इनिशियली हाई टॉर्क बहुत होता है। तो और जो हमारा डिफरेंशियल है इसमें 2 गियर रेशो हैं। तो गियर रेशो सिंपली टेक्निकल ज़बान में ये होता है कि ना हमें 2 गियर रेशो हमारे पास, जैसे 1:10 1:20। जब आपका कोई भी हिली एरिया आएगा तो आप उसको गियर रेशो अपना चेंज करके 1:20 पा जाएंगे, जहाँ पे आपको हाई टॉर्क मिल जाएगा और आप इजीली अपनी गाड़ी किसी भी हिली एरिया में ले जाएंगे। और सेकेंडली, अगर किसी पट होल्स वगैरह जैसे होते हैं, आपके किसी गाड़ी कहीं अटक गई, तो आप सिंपल अपना गियर रेशो चेंज करेंगे और आपकी गाड़ी उससे ईजिली निकल जाएगी। जैसे 4x4 व्हील्स में होता है, व्हीलर कार्स में होता है, 2 गियर रेशोज होते हैं। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी इजीली वहाँ से निकल सकती है गियर रेशो चेंज करके। और आपने फिजिबिलिटी का पूछा था, तो मेहरान आपको पता है क्या नाम है कितनी चली है अपने, जब मेहरान कंटिन्यू हुई थी तो डिसकंटिन्यू हो गई है। तो उसमें बहुत हर इजीली जो शहरी है मिडिल क्लास बंदा वो अफोर्ड कर सकता था और वो ले रहा था, क्योंकि इसकी जो साइज़ है, स्ट्रक्चर है, वो ईजिली हर जगह पे फिजिबल रहा है कराची में। आखिर में मुझे ये बता दें कि अभी मेहरान पे आपने ये टेस्ट किया है, क्या दीगर छोटी जो गाड़ियां हैं, ऑल्टो हो गई, सेंट्रो हो गई, इस पे भी आपका इरादा है करने का एक्सपेरिमेंट? जी सर, बिल्कुल। कोई भी ऐसी गाड़ी हैचबैक जैसे ऑल्टो, एफएक्स, मेहरान इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर। ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तीनों का। एक बात है यार, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से कुछ लोग बेनिफिट हो जाता है उनको, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे भी स्टूडेंट्स अपने फाइनल प्रोजेक्ट में ऐसी काविश ले आते हैं कि विच इज़ वेरी कमेंडेबल। और हाँ, मेहरान नॉर्दर्न एरिया चाह सकती है। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। तो जनाब, मौसम बदल रहा है और जब जब मौसम बदलता है ना, होता है ये थोड़ी सी फिक्र हमें लाहक हो जाती है। किस हवाले से? अपनी स्किन के हवाले से। जैसे सर्दियाँ हैं तो हम कहते हैं जी ड्राई हो गई स्किन, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई स्किन। अब इसके लिए करना क्या? बहुत सारे घरेलू टोटके होते हैं। आपने कभी घरेलू टोटका? बहुत इश्यूज है, और मैं घरेलू टोटके तो क्या सारी चीज़ें करके देख ली हैं, बट एक स्किन वाली जो इशू है ना, ये जाके नहीं देती है, जो कि सर्दियों में भी आपके साथ रहती है। सर्दियों का ऑयली स्किन तो फिर चले थोड़ा सा ना आपके चेहरे पे आपने टैप कर लिया ये वो, बट जो रफ स्किन होती है सर्दियों में जब वो फटना शुरू होती है तो इट्स लाइक
और स्पेशली वो लोग जो कि डेली बाहर निकलते हैं ना, ये जिनका मेकअप करना डेली रूटीन में शामिल होता है, उनके लिए बड़ा मसला होता है कि जिस स्किन पे पिगमेंटेशन हो गई, एक्नी हो गई, पोर्स खुल गए। अब इसके लिए करना क्या है, ये एक सवाल है। और सवाल का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इशरत अबूजर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी माशाल्लाह आपकी स्किन इतनी प्यारी है कि मैं सबसे पहले ये पूछने में मजबूर हो गई हूँ, आप क्या करती हैं अपनी स्किन के लिए? स्किन केयर ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्किन केयर एंड द डाइट। अच्छा, ये एक बड़ा है क्योंकि जैसे जैसे आपकी डाइट ख़राब होती है वैसे वैसे वो स्किन पे नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। उसमें ये होता है कि आप देखें कि इंसान का सेल जो है जिससे हम बड़े होते हैं, पैदा होता है सेल, वो बनता ही न्यूट्रिशन से है। आप माँ जिसकी जो प्रेगनेंसी हुई है, अगर आप उसकी खुराक रोक रहे हैं तो बच्चा नहीं ग्रो करेगा। सो इसका मतलब है जो न्यूट्रिशन है वो आपके सेल बना रही है, सर से लेके पाँव तक के। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये बड़ी आम सी बात है कि जी दिन में आप 7 गिलास 8 गिलास पानी पी लें, अच्छा आपकी स्किन ग्लो करती है, लेकिन उसके अलावा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसका भी बैलेंस होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप पानी ही पीते रहें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पी लें, और पानी भी रिक्वायरमेंट जो है वो हर बंदे की अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक है। कुछ बच्चे आजकल जिम कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो डाइट किस किस्म की ले रहे हैं, कितनी हैवी प्रोटीन्स ले रहे हैं, उसको डिटॉक्सिफाई होने में उसके मेटाबॉलिज्म को बहुत टाइम लगेगा। फैटी डाइट है तो कितना पानी पीना है, नॉर्मल वाइटामिन्स की और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो शायद कम पानी पीना पड़े। तो ये किसी भी इंसान के लिए एकदम नहीं हम कह सकते कि जी इसका पानी इतने ग्लास पियो। नंबर 1 इज़ योर डाइट। डाइट में आई मस्ट से कि चाहे आप कितनी एडवांस साइंस हो जाए या हम जो भी कह लीजिए, जो कुदरत की नेचुरल डाइट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट या उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, साइंटिस्ट या डॉक्टर ने नहीं बनाया। तो अल्लाह ही जानता है कि इसके लिए बेहतर चीज़ क्या है, और वो चीज़ अल्लाह ने अपनी तमाम आसमानी किताबों में लिख दी गई है। जन्नत के सारे मेवों में जनाब अनार है, अंगूर है, खजूर है और अमरूद है, जैतून है। तो इसका मतलब ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला समझते हैं मेरे बंदे के लिए बेनिफिशियल हैं। अच्छा मैम, ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो होती हैं हमारी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक हो गई मेडिसिन और एक हो गई घरेलू टोटके। ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन क्या किया जाए, एक बंदा जाए तो कहाँ जाए? लाइक रफ स्किन है, लेट मी पुट माई केस, आई हैव गॉट दिस इशू ऑफ रफ स्किन। अब उसमें मेडिसिन भी खा के देख ली, इट कम्स बैक। फिर जनाबे आली प्रोडक्ट्स भी यूज़ करके देख लिए, इट कम्स बैक जब भी मौसम ख़राब होता है। अब घरेलू टोटके ही रह गए हैं जिसकी तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा, तो क्या करे बंदा फिर? इस पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर इंसान को अगर नहीं भी पता तो जाके कंसल्टेंट से अपनी स्किन की टाइप को पता कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि जो हम शॉपिंग मॉल्स में या कॉस्मेटिक स्टोर पे जाके हम देखेंगे जी ये बड़ा खुशबूदार एक लोशन है और इसका लुक बड़ा प्यारा है तो मैं ये ले लूँ। इंग्रेडिएंट क्या हैं और क्या वो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होती है और वो जेनेटिकली भी होती है। शुरू में तो जेनेटिकली होती है, बाद में हमारी अपनी गलतियों की वजह से चेंज हो जाती है। तो जेनेटिकली अगर हम देखें तो किसी की ऑयली है, किसी की नॉर्मल, किसी की कॉम्बिनेशन है, किसी की ड्राई है। बट आफ्टर जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसके बाद वो जो जिस लाइफस्टाइल में रहता है, जो डाइट खाता है, जिस तरह की उसकी रूटीन है, उससे उसकी स्किन में चेंजेस आती हैं, जैसे बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। तो इसके लिए जो आपने पूछा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टोटके आई डोंट, मैं ये नहीं कहती कि मत करें, बट यू नो मेरा एक्सपीरियंस टोटके का नहीं है। बट मुझसे कोई पूछता है कि ये जो मुंह पे लगा लूँ, लीमू लगा लूँ, तो मैं कहती हूँ यार खा लो मतलब वाई यू आर अप्लाइंग, वही तो चेहरे पे आएगा। तो अपने चेहरे पे लगाने के लिए तो आपको यू नो चेहरे पे लगाने के लिए डायरेक्टली एक लीमू में अगर आपने किसी ने लीमू लगाया है तो उसके अंदर बहुत एसिडिक है। सो यू डोंट नो कि अब एसिडिक तो कई दफ़ा बर्न कर जाता है, छिलके उतर जाते हैं। तो लोग कहते हैं एसिडिक है तो हमें मैदे में जलन क्यों नहीं करता, क्योंकि मैदे में वो जो एंजाइम है वो उसको कन्वर्ट करके उसको अल्कलाइन कर देते हैं। सो जो लगाने वाली चीज़ें हैं वो जो हम डॉक्टर्स या साइंटिस्ट बनाते हैं तो उसमें चीज़ें हम यहीं से लेते हैं, क्या ऑरेंज से ले ली, ग्रेप से ले ली, पोमेग्रेनेट अनार से ले ली, लेकिन इनको न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर इनके अंदर डाला जाता है। इनकी इंग्रेडिएंट की परसेंटेज किसको किसको न्यूट्रलाइज
करना है, ताकि वो सेफ्टी हो, किस स्किन के लिए यूज़ करें। डायरेक्ट कोई चीज़ उठा के लगा लेना, सो यू डोंट नो उसके अंदर तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, क्या आपकी स्किन को सूट करें। तो आप बेहतर है कि खा लें, मतलब दही है लगाने से बेहतर है खा लें यार, प्रोटीन भी है, लैक्टिक एसिड भी है, उसमें विटामिन भी है, आपने ये सारा। सो ऑलवेज ईट दीज थिंग्स जो है, ये सारी अल्लाह ने खाने के लिए भी दी है, लगाने के लिए इसके प्रोसीजर्स होते हैं कि उसकी एक फॉर्मेशन बनाई जाती है जिसमें हर चीज़ की कंसंट्रेशन को देख के उसको एक नॉन हार्मफुल तरीके से ब्लेंड किया जाता है एंड देन वी अप्लाई। और दूसरा ये कि हर स्किन के लिए हर चीज़ नहीं है, और जो चीज़ हो रही है, अगर जैसे आपने बताया कि मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, तो मस्ट गो टू सम कंसल्टेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आदत नहीं है लोगों को कि अपनी जो है टेस्ट कराए जाएं हर साल। हम तो फौजी हैं, करा लेते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन कराने चाहिए सो डैट वी शुड नो कि हमारा जिस्म किस तरह चल रहा है, बॉडी की केमिस्ट्री क्या चल रही, क्या विटामिन्स हैं जो कम है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या चीज़ ऊपर चली गई है कि हम बहुत प्रोटीन खा रहे हैं, क्या चीज़ है। जब हम वो देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यस दिस इज़ द कॉज जो किसकी स्किन को ये कर रहा है। सही है। तो फिर उस हिसाब से हम उसका पूरी डाइट स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम उसकी इंग्रेडिएंट की जो चीज़ें हैं वो स्किन केयर उसको देते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे हम बात करें ना कि ख़वातीन स्पेशली हार्मोन्स की चेंजिंग सबसे ज़्यादा आपके चेहरे पे नज़र आती है, बाल आ जाना या आपके स्किन पे एक्नी हो जाना। अच्छा प्रेग्नेंट ख़वातीन की स्किन पे होता है ये कि वो डार्क होना शुरू हो जाती है, पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें आपके पास कोई मेडिकल अप्रोच नहीं है क्योंकि आप मेडिसिन तो खा नहीं सकते उस दौरान, तो फिर क्या करना चाहिए? नंबर वन कि ये हार्मोन से आती है, डेफिनेटली प्रेगनेंसी हार्मोन से, बट इसमें भी ये रिसर्च हुई है कि जिन लोगों ने केयर की है अपनी डाइट, क्योंकि डाइट में वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि पिगमेंटेशन, जो आपकी मेलिनोसाइट है, डार्क पिगमेंट, उसको लाइट करने में हेल्प करते हैं। तो आपकी अगर डाइट में वो सारे इंग्रेडिएंट हैं तो कम चांसेस हैं कि आपको होंगे। और आप डायरेक्ट धूप में मत जाइए, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन, ये आपके हार्मोन बढ़े हुए हैं, तो सनस्क्रीन लगा के जाइए। प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह किसी कंसल्टेंट से पूछ के लें, बिकॉज हमें पता है कि ये दिस स्किन इज़ प्रोन टू पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। बट नॉर्मली हर औरत को नहीं होता, देयर मस्ट बी सम डेफिशिएंसी, देयर मस्ट बी सम एबनॉर्मलिटी गोइंग, वरना अदरवाइज तो शुरू के कुछ दिन आप देखें तो प्रेगनेंसी में बड़ा ग्लो आता है, यू सी चेहरे पे बहुत ग्लो आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि साथ साथ वो ग्लो शुरू में तो इसलिए आता है कि मदर के अंदर भी बहुत अच्छी विटामिन्स, मिनरल, अमाइनो एसिड सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है तो मदर की चीज़ें कम होती हैं क्योंकि वो बच्चे की तरफ जा रही हैं और मदर केयर नहीं करी, अब डेफिशिएंसीज आ रही हैं, अब वो पिगमेंटेशन और स्किन के प्रॉब्लम और हेयर के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट अकेले कि ज़रूर होगा, कहीं आपने गड़बड़ की है अपनी डाइट में, अपनी एप्लीकेशन में कोई चीज़ ऐसी लगा ली है, कुछ है, वो फिर जाके आपको उसको पिगमेंटेशन में करेगी। अदरवाइज नॉर्मल तो बड़ा ग्लो आना चाहिए। वही बात कि अगर आप खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि चिट्टे हो जाएं, अपनी पर्सनालिटी पे भी थोड़ा सा काम करें। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कोह पैमाई की, यानी फैसल के सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक, है ना। अच्छा लगता है ना आपको कि जब भी हम बात करते हैं पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से उतरना, तो फैसल को पता होता है अच्छा क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता है काम, और जब बच्चे करते हैं ना तो मैं हैरान होती हूँ कि बच्चे कर कैसे लेते हैं। और सोचें कि बच्चों ने करके पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तानियों के लिए तो ये बच्चों का खेल है, ठीक है ना, मामूली सा काम है। हमारे कोपैमा दुनिया में अपना नाम रखते हैं और उन्हीं की वजह से हमें ऐसा लगता है कि यार इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। आज हम जिनसे आपको मिलवाएंगे उन्हें ये देखकर आपको भी लगेगा कि पहाड़ पर चढ़ना वाकई बच्चों का खेल है। हमें ज्वाइन किया है नन्हे कोपैमा याहिया और जरियाब ने, जिन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जी। K2 बेस कैंप, मुश्किल है बहुत। K2 बेस कैंप तक गए, वो अब तक कई पहाड़ी चोटियों की सैर भी कर चुके हैं। उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और इस समेत कई दिलचस्प गुफ्तगू आज हम जो है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वैसे K2 बेस कैंप 20-25 दिन लगते हैं, तो या ये बताएं आप कि कितना आपको दिन लगे K2 बेस कैंप पहुंचने में और डर नहीं लगा आपको? डर तो हर जगह लगता है, क्योंकि जब सिर्फ K2 बेस कैंप ही नहीं लेकिन K2 बेस कैंप जाते हुए डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम इतनी हाइट नहीं गेन कर रहे थे। लेकिन जब गोंदो गोरोला चढ़ रहे थे तब हम इतनी ज़्यादा हाइट गेन कर रहे थे और हम ट्रैवल कर रहे थे उसको रात में, और क्लाइंबिंग का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इसलिए इसमें मुझे डर लगा। लेकिन
एक्साइटमेंट थी मुझे कि मैं एक वर्ल्ड रैकेट बनाऊंगा। अच्छा। तो अब मैंने एक वर्ल्ड रैकेट बना लिया, तो अब जब मैं सोचता हूँ कि वो इतना मुश्किल पार्ट था, लेकिन अब वो इतना मुश्किल पार्ट नहीं लगता। माशाल्लाह, बड़ी हिम्मत है आपकी। ये बताएं कि आपको मोटिवेशन किससे मिलती है? मुझे अपने अब्बा से मोटिवेशन मिलती है, और अपने पाकिस्तान के माउंटेनियर से मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये जैसे माउंटेनियर्स की वजह से मैं K2 बेस कैंप गया हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं उन्हें देख के गया हूँ, और इसलिए आज मैंने एक वर्ल्ड रैकेट बना लिया। अच्छा, जैसे कि आपने गोंदोगोरोला का भी नाम लिया, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर आकर ऐसा लगा कि यार अब मैं थक गया हूँ, आगे जाना है जो है वो मुमकिन नहीं है, और फिर उसको आपने ओवरकम कैसे किया? हम पायू के रास्ते पे हम जा रहे थे। पायू एक कैंप साइट है, उसकी ट्रैकिंग करके जा रहे थे, तो उसके ट्रैक पे हमें पानी बहुत कम मिला और गर्मी बहुत तेज़ थी। तो मैंने अपने अब्बा को कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे एक पानी नहीं मिल रहा और इतनी तेज़ गर्मी है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की और मैंने अब एक वर्ल्ड रैकेट बना लिया। ज़बरदस्त। ज़रियाब भी हमारे साथ मौजूद है। ज़रियाब, आप बताएं कि बतौर लड़की, मतलब लड़कियों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ये काम, देख के कुछ हो रहा है कि यार आप कैसे कर सकते हैं। बतौर लड़की आपके लिए समिट कितना मुश्किल था? नहीं, जो बात कर हम लोग करते हैं कि गर्ल्स के लिए मुश्किल था, तो ऐसा नहीं था। इवन कि हमारे ट्रैक में भी, हमारे ग्रुप में भी काफ़ी गर्ल्स थी और सब यंगस्टर्स भी थे, तो सब ने एक जैसी परफॉर्मेंस दी, लड़कों ने भी लड़कियों ने भी, जो भी जैसे थे, तो सब बहुत कोऑपरेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और ये ट्रैक स्टार्टिंग में तो मुश्किल नहीं लगा, लाइक ठीक था, मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमने पहले भी कुछ ट्रैक्स किए हुए हैं, तो उसकी वजह से शायद हमारा स्टेमिना ऑलरेडी बिल्डअप हुआ था। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर द गोंडोगोरो से नीचे उतरने का रास्ता सबसे डिफ़िकल्ट था। उस टाइम एक पॉइंट आया था कि आई वाज जस्ट अबाउट कि बस अब गिव अप हो जाना है, लाइक वो बहुत डेंजरस था। तो बस वही एक रास्ता था जिसमें थोड़ा मसला हुआ था, बाकी सारा लाइक मज़ा आया। ऊपर से हमारे टीम मेंबर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे और सब म्यूचुअली थे, तो लाइक अच्छा सीन रहा। और जो गर्ल्स की बात है, तो इवन दो कि ये एक हमारा लाइक बन गया हुआ है कि शायद गर्ल्स नहीं करती, लेकिन अगर हम उस फील्ड में जाएं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्ल्स आगे आ रही हैं, तो आई थिंक बस उनको एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए प्रॉपर। अच्छा ज़रियाब, ये बताएं, क्योंकि माशाल्लाह आप इतने यंग हैं, आप भी, और बाकी तो याया तो बहुत ही छोटे हैं, तो क्या ट्रेनिंग वगैरह की, कोपैमाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? फिज़िकल फिटनेस से पहले भी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मेंटली पावर होती है कि आप लोगों ने मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि एक पॉइंट आता है, अगर आपका माइंड है कि अच्छा ठीक है मैं करना है, मैंने करना है, जैसे हम सब ने किया, तो हम लोग एट द एंड तक करते रहे, हम लोग रुके नहीं। एक्चुअली रिमेंबर कि कंकोडिया में जब हम लोग गए थे, तो हमारा वेदर इतना ख़राब था कि काफ़ी चांसेस थे कि हमारे गोंडोगोरो का एक्सपीडिशन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन स्टिल हम लोग वहाँ भी बैठे रहे, वेट किया। आई थिंक हम लोगों ने 3 डेज़ वहाँ वेट किया था। उसके बाद फिर हम लोग गोंडोगोरो गए, क्योंकि हमारा माइंड था कि हमने करना है तो करके वापस आना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और आपको पता हो कि आपने गिव अप नहीं करना। फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़्यादा भी होगी, तब भी अगर आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप, तो आप गिव अप कर जाएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फिज़िकल फिटनेस। एज यू सेड, फिज़िकल फिटनेस भी बहुत मैटर करती है। वैसे मैंने तो प्रॉपर कोई डाइट नहीं ली थी, पर यार डाइट लाइक फिज़िकल फिटनेस को भी हम इस सेंस में कह सकते हैं कि आपका स्टेमिना बिल्डअप होना चाहिए। आपने प्रॉपर लाइक एक्सरसाइज की हो, जॉगिंग्स की हो, और मैं वैसे जिम वगैरह के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जॉगिंग करने से भी आपको स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होता है। और अगर आप K2 बेस कैंप या गोंडोगोरो की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पहले आपको छोटे छोटे ट्रैक्स कर ले, जिससे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो, फिर आप ये लाइक स्टेप लें। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ठीक, अच्छा। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब फैमिली घूमने जाती है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। ये आपके साथ याहिया बैठे ना, इनको देख के मेरे जहन में ये सवाल है कि इस सफ़र में याहिया ने तो आपको तंग नहीं किया? कि जैसे होता है ना कि बच्चे जो हैं थोड़ी देर में थक जाते हैं, फरमाइशें करने लग जाते हैं, तो याहिया का रवैया कैसा था?
नहीं, बल्कि हम लोग अगर हम लोग कभी कभी स्लो होते थे ना, तो आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी जो कैंप साइट्स होती थी ना, कैंप साइट्स हमेशा सबसे पहले पोर्टर्स पहुंचते हैं और उसके बाद मोस्टली ऐसा होता था कि इसके बाद याहिया के फादर पहुंचे होते थे और पीछे पीछे मैं होती थी। तो याहिया को देख के हमारी पूरी टीम को इतना होता था, लाइक मोटिवेशन मिलती थी कि यार अगर वो बच्चा कर सकता है तो वाई डोंट वी। तो हम इसको देख के, बल्कि हम लोगों ने ट्रैक किया, इसने हमें देख के ट्रैक नहीं किया। तो याहिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई स्टिल रिमेंबर कि गोंडोगोरो जब हम ऊपर जा रहे थे टॉप की तरफ, तो उस टाइम पे जो सबकी कंडीशन थी, रात का टाइम था, ठंड भी थी और सबके लिए वो क्लाइंबिंग का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उस पॉइंट पे मैं याहिया को ही देख रही थी कि किस तरह से वो बच्चा एक हिम्मत कर रहा है। ऑनेस्टली जब ट्रैक स्टार्ट होने से पहले मुझे पता चला था कि कोई बच्चा हमारे साथ आ रहा है, तो मुझे लाइक इतनी वो नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि अच्छा, मुझे था शायद हार्डली वो कंकोडिया तक पहुँचे, लेकिन याहिया की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट थी माशाल्लाह से। और मोस्टली कैंप साइट्स पर याहिया पहले पहुँचता था और ये अनबिलीवेबल बात है। अच्छा या आप बताएं कि जी बच्चे तेज़ होते हैं, फुर्तीले होते हैं, आपने तो बहुत टफ टाइम दिया, ये लोग आपसे आगे निकलने के लिए कोई चालाकी तो नहीं क्या करते थे? नहीं, ये लोग तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और ये मुझे कहते थे कि हिम्मत करो, आप कर लोगे। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इन्होंने मुझे हिम्मत करवाई और इनसे मुझे सपोर्ट मिली। और यही लोग मुझे कहते थे कि आप कर सकते हो, आपने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है, तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर लो। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया और मैं इन सब को शुक्रिया कहूँगा। अच्छा याहिया, जैसे आपने हमें पहले भी बताया ना कि आपके फादर को देख के आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो आगे बाबा की कितनी सपोर्ट थी और प्लान्स बनाने में उनका कितना साथ दिया? नहीं, हम जब जाने से पहले मेरे अब्बा का प्लान था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं जा सके। लेकिन उन्हें मैंने कहा कि मैं आपके साथ फिर चलता हूँ, लेकिन उन्हें वो फिर मान गए। अब मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से पूछा, उन्हें वो भी मान गए। तो अब हमने बस अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और हमने डाइटिंग शुरू की। और जब हम ट्रैकिंग करते थे तो ये उधर एक पॉइंट होता है जहाँ पे मेरे बाबा मुझे कहते थे कि इस साइड पे मुड़ो, तो वो मुझे गाइड करते थे, उनकी बहुत सपोर्ट थी मुझे। अच्छा ये बताएं याहिया कि यार अब ये तो आपने कर लिया कि बेस कैंप, अब तक कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फिर अब? अभी तक मैं पाकिस्तान के साउथ से लेकर नॉर्थ तक मेजर सिटीज़ और मेजर माउंटेन्स देख लिए हैं। मैं वेंट टू KPK एंड कुमराट वैली और कटोरा लेक, आंसू झील। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मेरा अभी फ्यूचर प्लान्स हैं कि अभी पहले मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं मिंगलेक सर को सबमिट करूंगा, जिसकी हाइट 6050 मीटर्स है। और इसके मिंगलेक सर के बाद मैं अपना अभी प्लान मैंने किया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना प्लान करूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। सही। अच्छा ज़रियाब, याहिया ने तो हमें बता दिया ना कि उनके क्या क्या प्लान्स हैं, नेक्स्ट ईयर का भी प्लान उन्होंने बना लिया, आपके क्या प्लान्स हैं? फर्दर मोर मैं वही करूँगी। अभी तो हम लोगों ने 5600 एल्टीट्यूड कवर किया है, तो सेम केस याहिया, अब मेरा इरादा फर्दर अपना एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करना है एंड आई हैव अ प्लान ऑफ 6000 पीक एज वेल। तो इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो करूँगी। उसके अलावा लाइक what I actually want to do is that to clear कि माउंटेनियरिंग फील्ड पे लड़कियां भी आराम से आ सकती हैं, क्योंकि स्टिल मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ लड़कियां अप्रोच करती हैं और जैसे आपने क्वेश्चन किया वैसे वो लड़कियां भी पूछती हैं कि अच्छा क्या करना पड़ता है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो मैं ये जो एक हमारा स्टिग्मा सा बन गया है, मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ सबके सामने कि इसके लिए ठीक है, जब आपने एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करना है तो फिर तो आपको डेफिनेटली ऐसे ऐसे अपने गेयर्स भी इंक्रीज़ करने होते हैं, अपने ट्रेनिंग्स भी थोड़ी वैसी होनी पड़ती हैं। लेकिन बिल्कुल बेसिक ट्रैकिंग के लिए आपको ऐसा कोई ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती। आप कोई भी स्पेसिफिक ट्रैक मॉडरेट लेवल का चूज़ करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप लोग
जैसे सबसे पहले मैंने नांगा पर्वत बेस कैंप किया, वो 3000 प्लस एल्टीट्यूड पे था। फिर मैंने मूसा का मसला किया, वो 4000 एल्टीट्यूड पर था। फिर मैं गोंडोगोरो वाली साइड पे गई, फिर वो 5000 प्लस एल्टीट्यूड था। तो बस ये होता है, प्रॉपर गाइडेंस होती है कि आपने डायरेक्ट आप ख्वाब नहीं देख सकते 8000 का या 7000 का, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाना होता है। लेकिन आई स्टिल वांट टू कन्वे अ मैसेज टू दोज गर्ल्स के जिनका बहुत दिल करता है और मुझे मैसेज भी करती हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी एक लड़की ने कहा कि मुझे बहुत दिल करता है, मैं कराची से हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे मैं कर भी सकती हूँ नहीं। तो ट्रैकिंग में सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, आप कभी भी ट्रैकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा आपसे, बिकॉज वी आर इन अ पेंडेमिक सिचुएशन, तो SOPs पर कितना अमल करती हैं आप और देखने वालों को इससे मुतालिक क्या पैगाम देना चाहेंगे? SOPs को भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम लोग तो ट्रैकिंग भी एक साइड पे है, ट्रैवलिंग भी एक साइड पे, तो ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो हम लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं, हमारे ट्रिप्स भी जाते हैं, हमारी कंपनी भी रन कर रही है ओरोफाइल, तो इसमें SOPs भी फॉलो होती हैं कि इस तरह से कि आपने इवन दो के रिसेंटली आया भी था कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई कोविड केसेस नहीं थे, लेकिन रिसेंटली शो हुआ था कि वहाँ पर कोविड केसेस आ रहे थे। तो भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि जो लोग आ रहे हैं वो कोविड नेगेटिव हों, या फिर अब जो लोग जा रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हों, ताकि आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो कि ठीक है हमारी वजह से उन लोगों के एरिया को कोई इफेक्ट ना हो। बाकी SOPs ये होती थी कि हम सैनिटाइजर्स पास रखते थे, ट्रैक पे वैसे भी हमें पानी मुश्किल से मिलता था, तो फिर हम सैनिटाइज़र को यूज़ करते थे। और जितने हम लोग थे ऑलमोस्ट सबके सब एक्सेप्ट मी, सबके सब वैक्सीनेटेड थे। तो इस तरह से एक चीज़ को मेक श्योर किया गया था हमारे ट्रैक से पहले कि सब कुछ लाइक एज प्लान चल सके और किसी एक की वजह से कोई दूसरा इफेक्ट ना हो। तो यही होता है। और कोविड का यही सीन है कि आप खुद जितनी एहतियात कर लें वही है, कोई और आपके लिए ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आप खुद अपना एहतियात करते रहें, तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, या आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके बाबा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपने बताया भी। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप अपने अब्बा के लिए क्या पैगाम है आपके पास, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं उन्हें पहले तो थैंक यू कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्हें गाइड किया मुझे कि आप कर सकते हो, और वही मुझे लेकर गए और उन्हीं के साथ मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता था। और मैंने उन्हीं के साथ मैंने पहले भी ट्रैवलिंग की है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मैं उन्हें थैंक यू कहूँगा और मैं उन्हें ये भी कहूँगा कि हम और जगह भी एक्सप्लोर करेंगे और मैं पाकिस्तान के नाम रोशन करूँगा। क्या ही ज़बरदस्त स्टोरी आपकी याहिया और ज़रियाब, थैंक यू सो मच। और कितना मज़ा आया हमें स्पेशली बात करके, बिकॉज हम प्लान तो करते हैं ना ट्रैवल करने का, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं और वो K2 बेस कैंप कर जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं क्या प्लान करेंगे K2 बेस कैंप? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इन्हीं दिनों में प्लान ज़रूर करूँगी, ठीक है? मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश तो जनाब, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं, समाजी फासले का ख्याल रखें, प्रॉपर मास्क लगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।